हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोगों ने अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ देखी हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, बट एक्चुअली हमें पता नहीं होता। तो आइए ऐसे ही कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता है। फर्स्ट एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मिल्क का। आप गर्मियों के सीज़न में मिल्क लो और उसे रूम टेम्परेचर पर कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, तो कुछ देर बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। सिंपल सी टर्म में कहे तो दूध जो है वो फट जाता है। ठीक है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आयरन का। आप आयरन से बनी हुई कोई चीज़ लो आप और उसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि उस पर ब्राउन कलर का एक पाउडर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जिसे सिंपल सी टर्म में कहते हैं जंग लगना। तो ये भी रिएक्शन का ही कारण है। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ घंटों में वो खाना जो है पच जाता है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। हम सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे किचन में खाना पकाना, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये कुछ थे रियल लाइफ एग्जांपल। अब बात केमिकल रिएक्शन की हो रही है, तो ज़रा आइए इसकी डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी न्यू प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस में दो चीज़ें होती है। एक तो होता है रिएक्टेंट आपका, और दूसरा होता है जी आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनको भी देख लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस यूज़ हो रहा है वो रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिलता है, हमें जो सब्सटेंस मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम पहचाने कैसे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब बात ये आती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम पहचाने कैसे कि यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसे ऑब्ज़र्व करने के ये 4 तरीके हैं। ये 4 चीज़ें ऑब्ज़र्व करके आप पता लगा सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन है चेंज इन स्टेट। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। स्टेट मतलब अगर वो लिक्विड है तो हो सकता है वो गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, अगर वो सॉलिड है तो हो सकता है वो लिक्विड में चेंज हो या फिर गैस में चेंज हो जाए। दूसरी ऑब्जर्वेशन है चेंज इन कलर। उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन ऑफ गैस। आफ्टर रिएक्शन उसमें से गैस रिलीज होगी। चौथा ऑब्जर्वेशन है चेंज इन टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है वर्ड इक्वेशन एंड सेकंड होता है आपका केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में आप सिंपली इक्वेशन को जो एलिमेंट है उसके नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हो। जैसे जिंक है, जैसे यहाँ पे है एग्जांपल, जिंक की रिएक्शन हुई है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें जिंक सल्फेट मिला प्लस हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक है, तो ये तो सिंपल है वर्ड इक्वेशन, यानी कि आपने उसको वर्ड में लिख दिया। ये साइड है रिएक्टेंट साइड और ये साइड है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब दूसरा तरीका है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि आप रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। यहाँ पे आप केमिकल को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ऊपर रिएक्शन थी, जिंक की रिएक्शन थी सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक का सिंबल है
Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 लिखते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट में हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये दूसरा तरीका है इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें शामिल है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मूला, ठीक है, इसमें हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेंशन विद द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी उसमें मेंशन होती है कि जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद अब दूसरा काम आता है इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड बी सेम, रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है रिएक्टेंट साइड प्लस प्रोडक्ट साइड वो दोनों ही सेम रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम इक्वेशंस को देखें, जैसे ये इक्वेशन है आयरन प्लस H2O इज इक्वल्स टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके यहाँ पे उसका एक एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये सही नहीं है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि हम देखेंगे एक एक करके। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप केमिकल इक्वेशन लिखिए, ठीक है, और हर एलिमेंट के अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए। दूसरा स्टेप आता है आपके पास, दूसरा स्टेप है कि किस एलिमेंट के पास कितने एटम है वो काउंट कर लीजिए एट रिएक्टेंट साइड एंड एट प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड जो आयरन है उसका एक एटम है, देखिए यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे 3 एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड भी 2 ही हैं। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड 1 एटम है लेकिन प्रोडक्ट साइड 4 एटम है, ठीक है। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए फोर्थ स्टेप आता है इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो मैक्सिमम नंबर था 4 ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड, तो हम रिएक्टेंट साइड क्या करेंगे, जस्ट इसके सामने ही हम क्या प्लेस कर देंगे 4, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप आता है आपके पास, बाकी के जो एलिमेंट बचे अब उनको आप बैलेंस कर दो। जैसे आयरन के 3 एटम है तो यहाँ पे 3 एटम लिख दिया, ठीक है, बस। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए हाइड्रोजन के 2 एटम है लेकिन 4 2 ज़ा 8, तो रिएक्टेंट साइड इसके 8 एटम्स हो गए, लेकिन प्रोडक्ट साइड इसके 2 ही एटम है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड भी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इक्वेशन जो हो गई वो क्या हो गई, इक्वल हो गई, बराबर हो गई, यानी कि रिएक्टेंट साइड भी जितने एटम है उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट साइड भी है, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप आता है आपका फिज़िकल स्टेट मेंशन करना, ठीक है। जैसे आयरन सॉलिड है तो आप सॉलिड लिख लीजिए उसके आगे, H2O गैस। यहाँ पे H2O पानी है जो कि लिक्विड होता है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे गैस इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे H2O इस रिएक्शन में भाप है, स्टीम है, इसलिए इसे यहाँ पे
गैस लिखा है, ठीक है। एंड FeO4 Fe3O4 यहाँ पे सॉलिड है और H2 यहाँ पे गैस है। तो ये यहाँ पे कुछ स्टेट मेंशन है, ठीक है। सॉलिड के लिए आप S यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस के लिए AQ, ठीक है। अब आपका 6th स्टेप आता है। 6th स्टेप आता है आपका नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन एरो। एरो के ऊपर आप टेम्परेचर लिख सकते हैं, कैटलिस्ट लिख सकते हैं और प्रेशर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपने पढ़ा सिंपल एक केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।